हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपके बिहार यूनिवर्सिटी की सारी क्लासेस हैं वो इस चैनल पे होगा आपके। इसके अंदर आपके कोई भी सेमेस्टर हो, हर सेमेस्टर के हिसाब से प्रॉपर स्टडी करके हम आपके सब्जेक्ट्स को डाल रहे हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि आपका एग्जाम से रिलेटेड है या नहीं। अगर किसी स्टूडेंट को, क्योंकि बिहार में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, किसी स्टूडेंट को लगता है कि आपके अकॉर्डिंग नहीं डल रहा है यहां, तो प्लीज आप क्या करिए, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना जो भी पीडीएफ हो या कुछ भी शेयर करिए। डेफिनेटली हम आपके सिलेबस को उसके हिसाब से भी कस्टमाइज करेंगे। अब जो इस चैनल पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं कि फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंशियल अकाउंट है या फिर आपका कॉर्पोरेट अकाउंट है या आपका इनकम टैक्स है, उदाहरण के तौर पे लेते हैं, तो हो सकता है कि मैंने इनकम टैक्स इसी साल पढ़ाया था, तो मैं क्या करता हूं, उस वीडियो के आपके सिलेबस के हिसाब से अपलोड करता हूं। और बीच बीच में हो सकता है कि जब मैं पढ़ा रहा था लाइव क्लास में, तो कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हो सकते हैं, कुछ असम यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं। तो अगर मैं बीच वीडियो में ये वर्ड यूज करता हूं तो आप उसको इग्नोर करिएगा। आपको ये रहना है कि आपके अकॉर्डिंग और आपके बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया जा रहा है। तो होपफुली आप इस बात को देखेंगे और आगे कंटिन्यू वीडियो देखेंगे। तो अब आगे अपनी स्टडी स्टार्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि अब आपको कहीं यूट्यूब पे भटकने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। चलिए आगे कंटिन्यू क्लास करते हैं। तो सर, हम पहले शेयर कैपिटल, बड़ा सिंपल सा और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें देखते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा थोड़ा सा, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ये चैप्टर पहले से कुछ कुछ आता होगा, और बहुत सारे बच्चे वो भी हो सकते हैं जिनको पहले ये चैप्टर नहीं आता होगा। तो मैं बिल्कुल जीरो लेवल का मान के ये करवाऊंगा जिसमें सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले जो शेयर इशू करता है ना, सबसे पहले हमारे ना जो होता है, अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो बिजनेस होता है वो टाइप ऑफ बिजनेस कितने होते हैं। बिजनेस के बड़े सारे टाइप होते हैं सर। कौन कौन सा होता है? एक होता है हमारा सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं एकल स्वामित्व। सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? मैं अकेले हूं और मैं बिजनेस कर रहा हूं, मुझे किसी से ना लेना ना देना, मैं जो काम करूंगा अपने हिसाब से करूंगा, मैं किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहूंगा भाई। ऐसे प्रोसीजर को बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। इसके बाद एक होता है हमारा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है सर? पार्टनरशिप का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलके आपस में डील कर ले और जो भी प्रॉफिट होगा आपस में बांट लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। ये दोनों चीजें आपने 11th-12th में पढ़ी है। तीसरा होता है हमारा कंपनी। कंपनी का मतलब क्या है? जो अपने आप को क्या करवा ले? रजिस्ट्रेशन करवा ले। रजिस्ट्रेशन करवा ले। जो अपने आप को क्या करवा ले? रजिस्ट्रेशन। कहां रजिस्ट्रेशन करवा ले? कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट में कैसे होता है, हम वो सारे के सारे प्रोसीजर को देखेंगे। यानी कंपनीज एक्ट के अंदर जो अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा लेता है वो कंपनी कहा जाता है। और कौन सा बिजनेस होता है? कुछ हमारे लोकल अथॉरिटी भी होते हैं। लोकल अथॉरिटी भी होते हैं। लोकल अथॉरिटी के बाद कुछ हमारा आर्टिफिशियल पर्सन भी होते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन।
और भी कई टाइप होते हैं, ज्वाइंट वेंचर वगैरह होता है, लेकिन अब इसमें से समझ लेते हैं। सोल प्रोप्राइटर, मैं अकेला बिजनेस कर रहा हूँ। पार्टनरशिप, मैं जब अपने साथ किसी एक को जोड़ के फिर मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो पार्टनरशिप। कंपनी, कंपनी का मतलब हो गया कि भैया हम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं कंपनी एक्ट में। लोकल अथॉरिटी, जैसे कि सरकारी कंपनी आती आ जाती है इसमें, जैसे कि इसके अंदर क्या आ जाता है हमारा, डीयू आ गया या फिर एमसीडी आ गया। तो ये भी बिजनेस ही करते हैं एक तरीके से देखा जाए तो, ये इसमें आ जाएंगे। आर्टिफिशियल पर्सन में कौन से आ जाएंगे, हमारे मंदिर वगैरह आ गए हैं सर। मंदिर पे भी, हाँ, मंदिर की अकाउंटिंग होती है ना, तो वो इसके अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग होता है। तो सबकी अकाउंटिंग अपने अपने हिसाब से होता है। सोल प्रोप्राइटर तो फ्री है भाई, तुम कर लो यार बस। पार्टनरशिप फर्म को भी थोड़ा फ्रीली दिया है, तुम करो। कंपनी को बोला तुम फ्री नहीं हो, तुम एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनने जा रहे हो तो तुम्हें सारे रूल फॉलो करने पड़ेगा। लोकल अथॉरिटी को भी गवर्नमेंट के रूल फॉलो करने पड़ते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन मंदिर है, तुम कर लो, उनके अलग अलग रूल होते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं सर कंपनी। हम पढ़ेंगे क्या, हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसकी अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हैं, और पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही इसी अकाउंटिंग पे है। तो सबसे पहले वर्ड आता है कि भैया सर, अगर मैं एक्स, वाई और जेड एक नाम रखा तो क्या ये कंपनी है? नहीं है। इसको कंपनी बनने के लिए अगर मैं इसके आगे क्या वर्ड लगा दूं, या तो मैं प्राइवेट लिमिटेड लगा दूं, या फिर मैं क्या लगा दूं, सिर्फ लिमिटेड शब्द लगा दूं। इन दोनों में से कोई भी शब्द लगा दिया जाए तो ये कंपनी बन जाएगा। लेकिन ये वर्ड तो मैं लगा सकता हूं अपने नाम के आगे, ऐसे नहीं लगा सकते। इसको लगाने के लिए आपको बहुत सारे काम करने होंगे। जैसे अगर मैं कंपनी बनाऊं इसको, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक एडवाइस लेनी पड़ती है कि कैसे बनाएं। तो मुझे एक चार्टेड अकाउंटेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी, या फिर मुझे कंपनी सेक्रेटरी की हेल्प लेनी पड़ेगी, या फिर हम किसी एडवोकेट की हेल्प ले लेंगे जिसको इसकी लॉ की जानकारी है, इससे हेल्प लेंगे। ये हमें सारे के सारे रास्ते बताएगा। एक तो ये तरीका है, या दूसरा, जहां कंपनी बनता है मैं वहीं चले जाऊं। जैसे कि मान लो, आप सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, आधार कार्ड। तो आप कई बार तो आधार कार्ड एजेंट से बनवा लेते हो जाके, आसपास में कुछ पैसे 200-300 रुपए देके, और कई बार आप खुद जाते हो आधार सेंटर पे और फिर करवाते हो काम। तो ऐसे ही, या तो मैं सीए सीएस का हेल्प ले लूं, या फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, भैया हम इससे हेल्प क्यों ले, ये पैसे वैसे खाएंगे, हम सीधा चले जाते हैं डायरेक्ट ऑफिस। और सबसे बढ़िया यही होता है, डायरेक्ट ऑफिस गए। इसका ऑफिस जो है दिल्ली के अंदर, वो है आईटीओ पे। अब मैं गया डायरेक्ट ऑफिस कि भैया मेरे को कंपनी बनानी है, मुझे कंपनी बनानी है, बताओ क्या करें। तो वो बताएंगे भैया आपको कंपनी बनानी है तो कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाएंगे। हालांकि आजकल ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन फिर भी हमें रूल एंड रेगुलेशन जानने के लिए पूछ सकते हैं वहां जाके। तो हम पूछेंगे। तो वो क्या बोलते हैं वहां, और आईटीओ में पता है मैं ऑफिस ढूंढूंगा, उस ऑफिस का नाम होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। क्या नाम हो गया, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में आरओसी। इसके पास चला जाएंगे। अब जैसे ही हम आरओसी के पास जाएंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई पर्सन मुझे बताएगा, या फिर वहां नोटिस होगा। बोला भैया आपको कंपनी बनानी है तो किस टाइप की कंपनी बनानी है। मैंने बोला मेरे को तो लिमिटेड कंपनी बनानी है, बड़ी कंपनी बनानी है। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट बोलेगा, बोलेगा अपने डॉक्यूमेंट ले आओ। तो मैंने इनसे बोला भैया मुझे कंपनी बनानी है, तो इसने मुझे बोल दिया आप क्या लेके आओ, अपने डॉक्यूमेंट ले करके आओ। मैंने पूछा भैया डॉक्यूमेंट कौन से, तो इन्होंने बोला 2 डॉक्यूमेंट लेके आने हैं। बोला 2 डॉक्यूमेंट लेके आने हैं, तब जाके आप कंपनी बना सकते हो। नंबर 1 डॉक्यूमेंट कौन से, नंबर 1 डॉक्यूमेंट लेके आओ आप, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी एमओए। नंबर 2 लेके आप आओ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एओए। अच्छा जी। मैंने बोला मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कौन सा डॉक्यूमेंट होता है। उन्होंने कहा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर लिखा होता है कि आपके कंपनी का नाम क्या होगा, लिखा होता है आपके कंपनी के ऑब्जेक्ट क्या होंगे,
लिखा होता है आपके कंपनी का एड्रेस क्या होगा, लिखा होता है आपका क्या लाइबिलिटी रहेगा, लिखा होता है आपके कितने शेयर कैपिटल होंगे, एससी लिख रहा हूं, लिखा होता है इसके कौन कौन मेंबर होंगे। ये 6 बातें लिखी होंगी और ये सारी डिटेल में लेके लिख के लाओ। तो भैया नाम कैसे होगा, हमें नाम ऑनलाइन वेबसाइट पे ढूंढना पड़ता है, ऑब्जेक्ट हमें उसके अंदर लिख देना है, एड्रेस जिस स्टेट में काम करते हैं वो स्टेट लिखा जाएगा, लाइबिलिटी कितनी हमारी लाइबिलिटी लेने की कैपेसिटी है, कितना ले सकते हैं फ्यूचर में लिखा जाएगा, सबसे मेन शेयर कैपिटल। तो मैंने इसको बोला कि मेरे शेयर कैपिटल मान लो 50 लाख होंगे, तो ये 50 लाख नंबर हो गए मेरे क्या शेयर्स के नंबर हो गए। एओए में मैं क्या लिखूंगा, सारी कंपनी के अपने रूल लिख दूंगा। फिर जब मैं ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट में जमा करवा दूंगा किसको, आरओसी को, और आरओसी को जमा करवाने के बाद इनका एक पोर्टल होता है mca.gov.in। इस वेबसाइट पे जब जाओगे तो यहां पे आप अपलोड करोगे स्कैन कर करके, जैसे ही अपलोड करोगे तो ये आपको 30 दिनों के अंदर इंटीमेट कर देंगे कि भैया आप कंपनी बनाने के लायक हो या फिर नहीं हो। जैसे ही आपको इंटीमेट करेंगे आप अपने नाम के आगे लिमिटेड वर्ड लगा दोगे, मुझे अगर मिल गया परमिशन तो XYZ लिमिटेड वर्ड मैं लगा दूंगा। अब जैसे ही XYZ लिमिटेड लगाऊंगा तो अब मेरी टेंशन हो जाएगी कि मैंने शेयर, अब देखो यहां पे जो शेयर्स मैंने करवाया ये रजिस्ट्रेशन करवाया, ये क्या करवाया मैंने, रजिस्ट्रेशन। इसी को पता है क्या बोल देते हैं, ऑथराइज कैपिटल, इसी को बोल देते हैं फ्लोटेड कैपिटल। इसी को क्या बोल देते हैं हम, फ्लोटेड कैपिटल। ठीक है, इसको बोल देते हैं फ्लोट। कुछ बच्चे बोल रहे हैं लगभग आता है, कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा स्पीड में भी लेके चलेंगे लेकिन पहले धीरे धीरे। तो यानी हमारे कैपिटल का मतलब एक होता है ऑथराइज कैपिटल, आप समझिए कुछ टर्म्स आएंगे, ऑथराइज कैपिटल, और इसी को क्या बोल देते हैं हम, रजिस्टर कैपिटल, इसी को हम बोल देते हैं नॉमिनल कैपिटल भी, इसी को बोल देते हैं हम फ्लोटेड कैपिटल भी। ये नाम है अलग अलग, मतलब वही है, सिनोनियम्स हो गए ये तो एक तरीके से। हाँ बिल्कुल सही समझा आपने, ये तो हो गए सिनोनियम्स। आ जाइए सर, सपोज करो मैंने अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवा लिया 1 लाख शेयर से। अब जो ये शेयर होंगे ना 1 लाख, कौन से शेयर होंगे, ये दोनों शेयर हो सकते हैं। सर दोनों कौन से शेयर, 2 प्रकार के होते हैं, या तो हो सकता है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, या हो सकता है ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब 1 लाख में से कंपनी डिसाइड करती है कि भैया मैं कुछ शेयर लोगों को इशू करूंगा। शेयर्स क्या होता है, नॉर्मली एक कागज का टुकड़ा होता है, आज के टाइम पे तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में आ गए हैं, वैसे कागज का टुकड़ा है जो कि हम क्या करते हैं अपने शेयर होल्डर को दिया करते थे पहले, अभी भी मान लो देते हैं। तो मैं शेयर जब पब्लिक को दूंगा, मैंने बोला भैया 1 लाख वो कैपिटल है जो रजिस्ट्रेशन, इससे ज्यादा हम शेयर इशू नहीं कर सकते। तो मैंने डिसाइड किया यार इसमें से सिर्फ मैं 25,000 शेयर इशू करूंगा। तो 25,000 शेयर इशू करने का मतलब है कि मैं लोगों को 25,000 शेयर दे दूंगा, बेच दूंगा। और हर एक शेयर का, ईच शेयर का, हर एक शेयर का एक अपना स्टैंडर्ड होता है, ईच शेयर का एक स्टैंडर्ड होता है, एक वैल्यू होता है, उस वैल्यू को हम बोलते हैं फेस वैल्यू। जैसे कि हर शेयर का लगभग आपको मान के चलना है कि 10 रुपए एक फेस वैल्यू होगा। तो अगर मैं लोगों को 25,000 शेयर देता हूं तो 25,000 इंटू में 10, मेरे पास 2.5 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा बिजनेस करने के लिए। सर हम शेयर इशू क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, इशू करने का रीजन है कि हमें पैसा जो फंड लेना होता है
उसको लेने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, जिसमें से सबसे सेफेस्ट माना जाता है शेयर, जहां पे हमें ब्याज देना ही नहीं होता और हमारे कैपिटल बढ़ जाती है। हाँ, मानते हैं कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा हो जाता है, लेकिन हमें टेंशन नहीं रहता, बर्डन नहीं रहता। अब मान लेते हैं कि मैंने कितने शेयर लोगों को बेचने का सोचा, ये इसको हम बोलते हैं ऑफर कैपिटल, इसी को बोलते हैं इशूड कैपिटल। अब हम जितना बेचने जाते हैं जरूरी नहीं है कि हमारे सारे शेयर बिक जाए, कंपनी की रेपुटेशन पे डिपेंड करता है। ये शेयर बिकते कैसे हैं, ये शेयर बेचने के लिए हमें एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है, हर बैंक को इंटीमेट करना पड़ता है, यानी बड़े सारे एजेंट अपॉइंट करने पड़ते हैं जो हमारे शेयर बिकवाते हैं शेयर बाजार में। आपने बड़ी सारी, अब तो इतना ज्यादा ट्रेंड आ चुका है शेयर मार्केट का, बहुत सारे आपने मूवी वगैरह में भी देखा होगा या फिर आपने कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा यूट्यूब वगैरह पे। तो हम इसको इशू करने जा रहे हैं, और मान लेते हैं पब्लिक ने 25,000 में से, पब्लिक का जो डिमांड है, पब्लिक ने जो है वो पूरे 25,000 मांग लिए, 25,000 मान लिए, तो इसको हम बोलेंगे फुल्ली सब्सक्राइब। फुल्ली सब्सक्राइब हो सकता है ना कि आप जब मांग बेचने जाओ, आप अपने शेयर जब पब्लिक में दे रहे हो और पब्लिक पैसे देंगे, तो हो सकता है आपके सारे शेयर ही पब्लिक ले ले झटपट, ना एक ज्यादा ना एक कम, तो मैं बोलूंगा हमारा शेयर क्या हो गया, फुल्ली सब्सक्राइब। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि हमारे शेयर सारे के सारे ना हो, यहां पे मेरा सिर्फ और सिर्फ 24,000 शेयर ही लोग मांगे। तो अगर पब्लिक 24,000 शेयर मांगती है, तो ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं हम अंडर सब्सक्राइब। अंडर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है, हमारे शेयर क्या होंगे, कम बिकेंगे। लेकिन सर अंडर सब्सक्राइब के केस में भी गवर्नमेंट ने रूल लगा रखा है, गवर्नमेंट ने नियम बनाया हुआ है कि भैया इससे कम अगर आपकी कंपनी के लोगों ने शेयर लिए तो मान लेंगे आपकी कंपनी में दम नहीं है और आपकी कंपनी को बंद करना पड़ सकता है। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि कम से कम आपको मिनिमम मिनिमम आपको 90% तो शेयर बेचना ही बेचना होगा। मिनिमम कितना बेचना होगा आपको, 90% शेयर्स आपको बेचना होगा। अगर 90% नहीं बेच पाए तो मान लेंगे आपकी कंपनी नहीं चल सकती और आपको शेयर इशू करने नहीं दिया जाएगा, फेल हो जाओगे आप इसमें। यानी अगर मैं बोलूं 25,000 का 90% या 1 लाख का 90%, भाई 25,000 का 90% होना चाहिए। और ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है आप किस कंपनी में बहुत दम है और लोगों ने कितने शेयर मांग लिए, 30,000 मांग लिए, लेकिन आप दोगे तो वैसे उतना ही 25 ही दे सकते हो, लेकिन 30 मांगे, तो ऐसे सिचुएशन को बोला जाएगा फुल्ली सब्सक्राइब, सॉरी ओवर सब्सक्राइब। इसको बोला जाता है ओवर सब्सक्राइब। सर ओवर सब्सक्राइब क्या होता है, ओवर सब्सक्राइब का मतलब होता है कि हमारी कंपनी के शेयर ज्यादा मांग लिए गए, तो इसको ओवर सब्सक्राइब, यानी हमारे शेयर्स के अंदर कुछ टर्म्स है, क्या, फेस वैल्यू, और इस फेस वैल्यू को ना एक और वैल्यू बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू। देखो ऊपर नॉमिनल कैपिटल है, यहां नॉमिनल वैल्यू है। तो अंडर सब्सक्राइब में जितने इशू किए कम बिके, ओवर सब्सक्राइब में जितने इशू किए उससे ज्यादा लोगों ने मांगे, और फुल्ली सब्सक्राइब में जितने इशू किए उतने ही गए, तो उसे क्या बोलेंगे हम, फुल्ली सब्सक्राइब। तो ये कुछ बेसिक बेसिक टर्म्स थे। क्या यहां तक आप सभी बच्चों को समझ में आया है? कोई आपके मन में और भी क्वेरी चल रही होगी, आपने 12th लेवल पे पूछा नहीं हो अपने टीचर से, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि भैया ये क्या होता है। और ये सारी चीजें आप लॉ में भी पढ़ोगे एज इट इज। बताइए किसी बच्चे का डाउट यहां तक? यहां तक किसी बच्चे का डाउट किसी टर्म्स में? आगे सर, ओके। चलिए अब आगे हम देखते हैं कुछ और बेसिक टर्म्स यूज होते हैं यहां पे। जैसे हमारे शेयर्स होता है ना जो, वो शेयर्स को हम लमसम या इंस्टॉलमेंट, लमसम तो सिलेबस में है नहीं, इंस्टॉलमेंट में मंगाते हैं। जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक 10 रुपए का फेस वैल्यू का शेयर है, तो ना हम ना ऐसा नहीं करेंगे कि आपसे 10 रुपए मंगवा ले एक बार में कि जाओ 10 रुपए लेके आओ। कंपनी बोलती है जब जब जितने पैसे जरूरत पड़ेंगे उतने ही मंगाऊंगा। तो इस 10 रुपए को ना आप टुकड़ों में मंगाते हो। अब उस टुकड़ों में मंगाते हो, उसको कैसे कैसे डिफाइन किया गया है ये देखिए।
जब टुकड़े में मंगाते हैं तो कैसे कैसे डिफाइन किया गया है भाई। टुकड़ों में जब मंगाएंगे हम, तो पहली बार मैंने बोला भैया 2 रुपए लेके आओ, तो जो फर्स्ट टाइम मांगेंगे उसे हम बोलेंगे शेयर एप्लीकेशन। क्या बोलेंगे? उसके बाद मैंने बोला जाओ भाई अपने घर से 1 रुपए लेके आओ, उसको बोलेंगे हम शेयर, नाम रख देते हैं सबका, अलॉटमेंट। कॉमर्स वाले बच्चों को तो ये बिल्कुल पता ही होगा, लेकिन जो आर्ट्स से कॉमर्स में आते हैं वो बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अगली बार मैंने बोला चलो तुम 2 और ले आओ, तो इसको बोलेंगे शेयर फर्स्ट कॉल। इसके बाद मैंने बोला चलो तुम 4 और लेके आ जाओ, तो इसको बोलेंगे शेयर सेकंड कॉल। मैंने बोला चलो 1 और ले आओ, क्योंकि एक ही बचता है ना, 1 रुपए और ले आओ, तो इसको बोलेंगे शेयर थर्ड कॉल। या फिर इसको लास्ट वाले को हम बोल सकते हैं शेयर फाइनल कॉल। लास्ट वाले को बोल सकते हैं शेयर फाइनल कॉल। तो शेयर जब हम इशू करते हैं इंस्टॉलमेंट में, तो जब इंस्टॉलमेंट में इशू किया जाता है, तो जब टुकड़ों में मंगवाया जाता है तो हर टुकड़े का अपना एक नाम है। जैसे पहले वाले को बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन, उसके बाद वाले को बोलते हैं शेयर अलॉटमेंट, उसके बाद नंबर चालू हो जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और लास्ट वाले को आप नंबर के साथ साथ आप फाइनल कॉल भी बोल सकते हो। शेयर प्रीमियम और डिस्काउंट तीनों पे इशू होता है, अभी हम आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। सिर्फ प्रीमियम पे होता है, डिस्काउंट पे नहीं होता, हम धीरे धीरे बात करेंगे। चलिए सर, अब कुछ और एक बेसिक बेसिक वर्ड्स है वो भी समझ लीजिए। पहला वर्ड आता है कॉल्ड अप। तो कॉल्ड अप क्या होता है? मान लेते हैं कंपनी ने, जो कंपनी है, कंपनी को C.O. से लिख लेते हैं। कंपनी ने बोला आप मुझे ये भी दो, और कंपनी मांग रही है ये भी दो, और ये भी दो, और ये भी दो। तो कंपनी ने और ये बोला नहीं मांग रहे हम आपसे। तो यहां पे इस सिचुएशन में मांगने का मतलब है कंपनी ने 2 रुपए मांगे, फिर कुछ समय बाद कंपनी ने 1 रुपए भी मांगे, कुछ समय बाद कंपनी ने 2 रुपए भी मांगे, कुछ समय बाद कंपनी ने 4 रुपए भी मांगे, और फिर लास्ट में कंपनी ने क्या बोला कि भैया ये नहीं मांगेंगे। तो ये पार्ट वाइज पार्ट मांगा है। तो यहाँ पे जो हमारा कॉल्ड अप होगा वो होगा 2 रुपए, एक 3 रुपए, दो 5 रुपए, और 4 9 रुपए। मेरा कॉल्ड अप वैल्यू क्या होगा? 9 रुपए। और अनकॉल्ड वो होता है जो कंपनी नहीं मांगता। तो अनकॉल्ड क्या होगा हमारा? 1 रुपए। पहले तो इस वाले ब्रैकेट को समझिए आप, इस वाले पॉइंट्स को समझिए, कॉल्ड अप और अनकॉल्ड। अब बात करेंगे पेड अप। अब शेयर होल्डर ये दे देता है, इसके अंदर बात होती है शेयर होल्डर की, जो शेयर होल्डर देगा, जो शेयर होल्डर देगा। यानी देखा जाए तो शेयर होल्डर ने ये भी दे दिया, शेयर होल्डर ने ये भी दे दिया, शेयर होल्डर ने ये भी दे दिया, और शेयर होल्डर ने ये भी दे दिया। जितना शेयर होल्डर कंपनी ने मांगा वो सारा शेयर होल्डर ने आराम से दे दिया। तो यहाँ पेडअप क्या आ जाएगा हमारा? 9 रुपीज। पेडअप क्या आ जाएगा हमारा? 9। ये है हमारी दूसरी चेन। अब मान लेते हैं, मुझे बताइएगा अगर ये बात समझ में आ गई तो मुझे बताइएगा। कंपनी ने ये मांगा, ये मांगा, ये मांगा, और ये मांगा, और ये मांगा। कंपनी ने ये सब मांगा। मैं कंपनी लिख लेता हूं इसके आगे, कंपनी। तो बताइए यहाँ पे कॉल्ड अप कितना होगा? और मैं शेयर होल्डर भी बता देता हूँ। शेयर होल्डर ने ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया, और ये नहीं दिया। अब दोनों की बातें समझ में आ रही है आपको? दो जने हैं, तो आप मुझे सिंपल सा जवाब दीजिए, कंपनी ने कितना मांगा? यानी मैं जानना चाहता हूं, आप मुझे बता दे कॉल्ड अप। यहाँ पे बताइए कॉल्ड अप क्या है? कॉल्ड का मतलब मांगना, तो कंपनी ने कितने मांगे? कॉल्ड अप बताइए। तो प्रभात का जवाब आ गया सर 10 रुपए। बिल्कुल सही। कॉल्ड अप कितना है? जो कंपनी मांगे 10। और जो यहाँ पेड अप है,
पेड अप कितना है हमारा 9। अब कंपनी ने जितने मांगे ना शेयर होल्डर ने कायदे से उतने नहीं दिए, तो यहां पे आ जाएगा कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर कितने हो जाएंगे? कॉल्स इन एरियर 1 रुपए हो जाएगा। कॉल्स इन एरियर 1 रुपए हो जाएगा। कौन सा? जो दिया नहीं, यानी ये वाला कॉल्स इन एरियर माना जाएगा। और एक बात और लिख दूं, रूल हमेशा याद रखना, कॉल्स इन एरियर पे हमें इंटरेस्ट देना होता है, और इंटरेस्ट जो देना पड़ता है हमेशा याद रखिएगा 10% अकॉर्डिंग टू एज पर लॉ के हिसाब से। लॉ में टेबल नंबर एफ है, जो रेट वगैरह गिवन है वो टेबल नंबर एफ के हिसाब से। इंटरेस्ट कितना है हमारा? 10% रहेगा। एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, जरूर याद रखिएगा, एज पर टेबल नंबर एफ। जाइए एक और पॉइंट बनाते हैं। यहां पे मान लेते हैं कंपनी ने बोला ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये मत दो। तो मुझे बताइए कॉल्ड अप क्या है? चलो कंपनी बोलती है ये भी मत दो, मुझे बताइए कॉल्ड अप क्या है? तो सर कॉल्ड अप हो गया हमारा कितना? 5 रुपए। अब शेयर होल्डर ने, जो शेयर होल्डर है, अब मैं शेयर होल्डर की बात कर रहा हूं, शेयर होल्डर ने ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया और ये दिया, सब दे दिया। अब मुझे बताओ पेड अप क्या है? पेड अप क्या है? बताइए पेड अप क्या है, कमेंट में बताइए पेड अप क्या होगा। तो साहब बिल्कुल सही जवाब, पेड अप क्या होगा? 10। पेड अप कितना होगा? नहीं, पेड अप 10 रुपए माना जाएगा, 5 नहीं माना जाएगा। हाँ, अब कॉल्स इन एडवांस आ जाएगा यहां, कॉल्स इन एडवांस आ जाएगा, जो कि आ जाएगा 5 रुपए। कैसे 5 रुपए? 4+1 जो दिए उसने। अब यहां पे इंटरेस्ट रेट पता क्या होता है? एक बच्चे ने बताया भी, यहां इंटरेस्ट रेट होता है 12%। इस बात को ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रखना है, यहां इंटरेस्ट रेट होता है 12%। हाँ, अगर क्वेश्चन में 6% दे रहा है तो आप 6 से करोगे, लेकिन अगर नहीं दिया तो ये लेंगे। आगे आ जाइए। मान लीजिए कंपनी ने ये मांगा, ये मांगा, ये मांगा और ये मांगा, ये नहीं मांगा। ये चलो मान लो ये भी मांग लिया। तो अब बताओ मुझे कॉल्ड अप कितना है? कॉल्ड अप कितना बोलोगे? जितना कंपनी मांग दी है उसे कॉल्ड अप बोलते हैं। तो सारे ही मांग लिए तो टोटल करो 10 रुपए। शेयर होल्डर ने ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। तो अब शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से पेड अप बताओ क्या है? पेड अप जितना शेयर होल्डर दे दे कितना आएगा? 5 रुपए। अब यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कॉल्स इन एरियर क्या होगा, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को ना चेंज कर देता हूं। शेयर होल्डर ने मान लो ये भी दे दिया, तो कितना होगा? यहां 9 हो जाएगा। कॉल्स इन एरियर कितना माना जाएगा? 1 रुपए। अब कई बार जब हम शेयर होल्डर से पैसे मांगते हैं और शेयर होल्डर पैसे नहीं दे पाता है, तो हम उसे कुछ टाइम भी देते हैं। टाइम देने के बावजूद भी जब शेयर होल्डर हमें नहीं देता, तो हम उसके शेयर को वापस कैंसिल करके अपने पास रख लेते हैं, यानी उसके शेयर फोरफीचर कर लेते हैं। फोरफीचर का मतलब भाई चल ठीक है भाई, तू तो अब नहीं कर सकता, तो तेरे शेयर क्या हो गए? फोरफीचर। तो शेयर फोरफीचर की बात करेंगे कि भैया शेयर फोरफीचर कितना होगा? शेयर फोरफीचर कितना होगा? तो हमारा होगा शेयर फोरफीचर। फोरफीचर वही होता है जो आप दे देते हो। तो यानी आपने दिए कितने हैं? 9, तो शेयर फोरफीचर में आएगा 9 रुपए। शेयर फोरफीचर में कितने आ जाएंगे? 9 रुपए। शेयर फोरफीचर कौन सा होता है? जो शेयर होल्डर दे देता है।
एक्सेप्ट प्रीमियम, प्रीमियम बाद में देखेंगे हम, एक्सेप्ट प्रीमियम। तो कुछ यहाँ पे टर्म्स आपका होगा, कॉल सिनेरियर, ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल। तो ये सारे के सारे टर्म्स हैं जो कि मैंने यहाँ लिखे हैं, जो कि आपको किताब में स्टार्टिंग में गिवन होते हैं। वो सारे टर्म्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। क्या सभी बच्चों को ये टर्म्स क्लियर हो गया? जिनको क्लियर होगा, पहले से पता होगा, उनको तो क्लियर ही होगा। जिसको नहीं पता होगा उनको शायद क्लियर हो गया हो, नहीं हुआ तो आप बताइए कमेंट में, बताइए। बुक अभी रुक जाइए एक दो दिन, मैं अभी तो पीडीएफ दूंगा। 4-1, 4-1 नहीं है, 4+1 है यहाँ पे। तो मतलब कॉल्स इन एडवांस जितने उसने एडवांस दिए, तो एडवांस कौन कौन से दिए? जो नहीं मांगे थे ये भी दे गया, तो एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये दोनों जोड़ दिया तो 4+1। टेबल होती है इसकी, जहां पे सारे रेट और कुछ फॉर्मेट वगैरह भी गिवन होते हैं। और आप ना नोटिंग ना अच्छे से करेंगे, ठीक है ना? स्टार्टिंग से नोट्स करके चलोगे तो आपके लिए बेटर होगा। 5-6 दिन बाद, जैसे मैंने बोला था कि आप 26-27 तारीख मान के चलो, या 1 फरवरी से तो रेगुलर क्लास ही हो जाएगी आपकी। 6 या साढ़े साढ़े 6 से हो जाएगी स्टार्ट, 6:30 से 7:30-8 तक रेगुलर क्लास ही चलेगी आपकी। क्योंकि सिलेबस मैंने बताया 22 चैप्टर है, बहुत बड़ा सिलेबस है और सारे प्रैक्टिकल। ठीक है, लॉ का क्या डिस्कस करना है? लॉ तो आपका कॉर्पोरेट लॉ है जो कि आपको मिला हुआ है। हाँ हाँ, कंपनी लॉ तो मिला हुआ है। ओके परम जी, ठीक है, चलिए, थैंक यू थैंक यू। आगे चलिए, बढ़े आगे। ये हो गया हमारे कुछ नाम। अब सर यहाँ पे एक मुद्दा ये भी आता है, ध्यान रखिएगा, एक चीज और लिख रहा हूँ जो कि बहुत कम बच्चों को कई बार पता नहीं होता है। ये एप्लीकेशन पे 2 है, तो बच्चे कई बार मेरे से पूछते हैं, सर मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रही है कि जो 10 रुपए है, तो क्या हम 10 रुपए में, जैसे आपने अपनी मर्जी से ले लिया, क्या इसके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत कम अमाउंट, 50 पैसे 20 पैसे हो सकते हैं क्या? कि जैसे कि मैं अभी एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे ये 10 रुपए है, तो क्या इज इट पॉसिबल कि मैं यहाँ पे 0.10 पैसे ले लूँ, या फिर मैं यहाँ पे 0.5 ले लूँ, यहाँ पे मैं 5.5 ले लूँ, यहाँ पे मैं 6.1 ले लूँ, या ऐसे कुछ पॉसिबल है? वैसे तो ज्यादा अमाउंट हो गया, क्या पॉसिबल है पॉइंट में? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि सर मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ 0.4, कितना लेना चाहता हूँ? 0.4। और यहां पे लेना चाहता हूं मैं 0.2, क्या मैं ले सकता हूं? तो जवाब यस, पॉसिबल है। आप ये तो ले सकते हो, लेकिन ये नहीं ले सकते। यहां पे आपको मिनिमम मिनिमम 5% तो एप्लीकेशन मांगना ही पड़ेगा। यानी आप 0.4 नहीं ले सकते, बट हाँ 0 पॉइंट कितना ले सकते हो आप? 5। सर ये 0.54 क्या चक्कर है? मैं 10 रुपए का अगर 0.4 निकालूंगा तो 4% होता है। 10 रुपए का अगर 0.5 निकालूंगा तो कितने परसेंट के बराबर होगा? 5%। तो मिनिमम 5। आप यहाँ पे 1 रुपए ले सकते हो, 2 रुपए ले सकते हो, 60 पैसे ले सकते हो, 70 पैसे ले सकते हो, तो ले सकते हो। तो मिनिमम कितना आपका होना चाहिए? ये 5%, ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा, मिनिमम 5%। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मिनिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम 5% तो होना ही होना चाहिए, उससे ज्यादा तो जितना मर्जी ले लो आप। तो मैं मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं आपके लिए करवाने के लिए, 5 रुपए ले लेता हूं, ये 3 रुपए ले लेता हूं, और ये 2 रुपए ले लेता हूं समझाने के लिए। तो इस वाले पार्ट को हम क्या नाम दे रहे थे? एप्लीकेशन। इस वाले पार्ट को क्या नाम दे रहे थे हम? शेयर अलॉटमेंट। और इस वाले पार्ट को क्या नाम दे रहे थे? इसके बाद फर्स्ट कॉल आता है, तो इसको हम शेयर फर्स्ट कॉल भी कह सकते हैं, और इसको शेयर फाइनल कॉल भी कहा जा सकता है। ठीक है ना? इसको शेयर फाइनल कॉल भी कहा जा सकता है। अब इसकी जर्नल एंट्री की बात करते हैं। जर्नल एंट्री, फॉर्मेट वही रहने वाला है जो कि जर्नल का एक फॉर्मेट होता है।
इसमें डेट वगैरह का कोई रोल इतना नहीं रहता, होता ही नहीं है। खैर मैं नहीं रहता तो क्या बोलूं। सबसे टॉप पे लिखोगे जर्नल एंट्री, और इन द बुक्स जिसका भी है, एक्स वाई जेड लिमिटेड जिसका भी है, यहाँ पे डेबिट अमाउंट, यहाँ क्रेडिट अमाउंट, यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ डेट, यहाँ पे डेट हो गया, ठीक है ना। अब हर एक किसी का जर्नल एंट्री होता है, यानी ये वाले पॉइंट के भी जर्नल एंट्री करना होगा, ये भी करना होगा, ये अगर इससे आगे कॉल होता तो उसकी भी हमें जर्नल करनी होती है, और हर एक पॉइंट की 2 जर्नल एंट्री होती है। तो सबसे पहले मैंने बोला भैया आप एप्लीकेशन के पैसे लाओ, तो एप्लीकेशन के पैसे लाने में क्या करते हो, आप ना एप्लीकेशन के पैसे मुझे दे के जाते हो। तो एप्लीकेशन के जब पैसे मैं मंगवाऊंगा तो पहली एंट्री जो करूंगा, आप मुझे जब पैसे दे के जाओगे तो मैं करूंगा बैंक अकाउंट, मेरे अकाउंट में पैसे आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। और किस चीज के पैसे आए भाई, शेयर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं एप्लीकेशन। मान लेते हैं कि मैंने 1000 शेयर इशू किए हैं, मैंने कितने शेयर इशू किए हैं, 1000, तो 1000 इंटू में 5 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारा 1000, और 5 रुपए था तो 5 के हिसाब से मल्टीप्लाई, डेट कॉलम खाली रह जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 5000, और यहाँ 5000। इसके बीइंग में लिखेंगे, यानी नरेशन, शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव, शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग में लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड। इसी का एक और एंट्री, इसका मतलब है, इस एंट्री का मतलब कि मेरे बैंक में पैसे आ गए और आपने एप्लीकेशन लगा दिए। अगर आपको शेयर खरीदना है ना, तो आपको कम से कम 18 साल का होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक खाता होना चाहिए, तब आप किसी कंपनी के शेयर को खरीद सकते हो और बेच भी सकते हो। तो हमें अभी तो पैसे मिले ही हैं, ठीक है। पैसे मिलने के बाद अब हम क्या करेंगे, आपको शेयर्स के बदले डॉक्यूमेंट दे देंगे, जिसको शेयर कैपिटल बोला जाता है। तो अगली एंट्री मैं क्या करूंगा, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इक्विटी क्या होता है, देखो शेयर के नाम है ये। अगर मैं शेयर की बात करूं तो शेयर 2 टाइप के हैं बेसिकली, वैसे तो बहुत टाइप के हो जाते हैं, लेकिन अभी आपको सिर्फ 2 टाइप का ही ध्यान देना है। कौन सा होगा, या तो इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, या होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर मैं इक्विटी शेयर की बात करूं तो इसको मैं लिखूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल ऐसे, और इसको मैं लिखूंगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऐसे आगे से। तो जहां पे मैं ई एस सी लिखूं तो समझ जाना मैं इक्विटी शेयर की बात कर रहा हूं। जब प्रेफरेंस शेयर वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब ऐसे करेंगे, ठीक है ना। तो अब हमारे कितने आ गए सर, 5000। इसमें बड़े सारे पॉइंट्स होते हैं रेलेवेंट, सब देखेंगे हम। बीइंग क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा, टीएफ लिख रहा हूं, ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये होगा नरेशन इसका। ये इसका नरेशन हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा ये वाला डन हो गई एंट्री, मैंने यानी एप्लीकेशन की एंट्री मैंने कर ली। तो कितनी एंट्री हो गई, 2, एक शेयर एप्लीकेशन से पैसा आया और एक मैंने कैपिटल में ट्रांसफर किया। इसके बाद अब अलॉटमेंट के पैसे, इसका मतलब है मांगेंगे पहले हम, पहले अमाउंट ड्यू होगा, तो तीसरी होगी हमारी क्या, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पहले हमें पैसे नहीं मिलेगा, पहले पहली बार में तो पैसे लेंगे फिर शेयर देंगे, बाद में पहले मांगेंगे तभी तो आप पैसे दोगे आप मुझे। पहले मैंने मांगा भैया लाओ पैसे, लाओ पैसे लाओ, और मैं मांग कितना रहा हूं, मेरे पास कितने शेयर है 1000, और मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट कितने रुपए का है, 3 रुपए, तो मैं यहां पे मांगूंगा 3 रुपए यानी 3000। और नरेशन होगा बीइंग शेयर अलॉटमेंट
अमाउंट ड्यू, ड्यू का मतलब लेना बाकी है। इसके बाद आप मुझे पैसा दोगे, तो पैसा जैसे दोगे मेरे बैंक में पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और टू शेयर, किस चीज के पैसे आए भैया, शेयर अलॉटमेंट के। अब आप बात को समझिएगा, यहां मैंने शेयर अलॉटमेंट डेबिट इसलिए किया क्योंकि मेरे लिए एसेट्स है, मुझे पैसे मिल जाएंगे, और लाइबिलिटी मैंने क्रेडिट कर दिया, मुझे दे दिए मैंने शेयर। जैसे ही मुझे इसके पैसे मिले तो मैंने क्या कर दिया, देखो शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट करके, मतलब एसेट्स खत्म, और कहां पैसे आ गए, मेरे बैंक में पैसे आ गए 3000। तो इसका नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव, शेयर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव, शेयर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव। अगली एंट्री पे आ जाते हैं। अब हमारा इसके भी हो गए, यानी इसके भी दो, यानी पहले मांगा फिर मिला। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी पहले हमें मांगना होगा और फिर हमें मिल जाएगा। मांगेंगे तो क्या करेंगे भैया, क्या मांग रहे हैं, फर्स्ट कॉल कह लो या फाइनल कॉल। तो मैं यहां पे लिखूंगा शेयर फाइनल कॉल, या फर्स्ट भी बोल सकते हो, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट मांग लिया, और टू तुम्हें क्या दूंगा मैं, इक्विटी शेयर कैपिटल। और कितने रुपए मैं मांगता हूं, 2 रुपए। तो अमाउंट जो निकालोगे कैसे निकालोगे, 1000 इंटू में 2, तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे, 2000, और यहां भी 2000। इसका मतलब ड्यू है, तो मैं बोलूंगा बीइंग शेयर अलॉटमेंट, और एक फर्स्ट कॉल होगा शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू, इसको बोलेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू। और फाइनली हमें पेमेंट मिल ही जाएगा लास्ट में। तो जब फाइनली पेमेंट मिलेगा तो हम क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, 2000 मिल गए, 2000 मिल गए। और इसके नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग शेयर फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव। तो यानी पहले बार में क्या होगा, पहले पैसा मिलेगा, यानी पहले रिसीव होगा और फिर ट्रांसफर होगा। दूसरे वाले में क्या होगा, पहले ड्यू होगा यानी मांगेंगे, फिर रिसीव होगा, फिर पहले मांगेंगे और रिसीव होगा। यानी एप्लीकेशन के टाइम पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और उसके बाद शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। पैसा मिला इसलिए बैंक डेबिट, आपसे एप्लीकेशन के मेरे लिए लाइबिलिटी है, मैंने आपसे पैसे ले लिए तो उस लाइबिलिटी का नाम शेयर एप्लीकेशन। जैसे ही मैंने लाइबिलिटी के बदले आपको कैपिटल दे दिया तो शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो गया, खत्म हो गया लाइबिलिटी, और मैंने क्या दे दिया आपको, इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर मैंने आपसे मांगा अलॉटमेंट, मेरे लिए एसेट से भैया मैं आपसे लूंगा पैसे, और किस बदले में लूंगा, इक्विटी का। और जैसे ही आपने मुझे पैसे दिए तो इस एसेट्स को मैंने क्रेडिट करके खत्म कर दिया। फिर हमने फर्स्ट कॉल के पैसे मांगे और फिर हमने फर्स्ट कॉल के पैसे रिसीव कर लिए। बताइए यहां पे डीमेट अकाउंट होना चाहिए नॉर्मल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे बताइए, इक्विटी शेयर डेबिट टू इक्विटी शेयर, सर बैंक अकाउंट डेबिट टू ईएसए, इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट टू ईएससी अकाउंट, शायद कोई एंट्री बताए। आप यहां तक बताइए किसी बच्चे को दिक्कत है नहीं है, यहां तक बताइए किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या, किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, क्लियर है। तो हम आज की क्लास में ज्यादा नहीं करेंगे, यहीं तक करेंगे।